क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको चैप्टर 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, हम इसकी जानकारी देंगे और अंत में बोर्ड पर अंकित प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम से इस चैप्टर का पूरा समरी आपको दिख जाएगा बच्चों। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक अज्ञात शब्द है चर और फिर इसमें एक शब्द है समीकरण, रैखिक समीकरण, और वो भी युग्म में। तो सबसे पहले हमको जानना होगा चर को, उसके बाद जानना होगा रैखिक समीकरण को। तो यहां पर आप देख सकते हैं चर जिसके आगे संख्या लगा हुआ है 2। तो चर वो भी कितना होना चाहिए बच्चों? 2 की संख्या में चर होना चाहिए इस चैप्टर में। और रैखिक समीकरण का भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है युग्म, यानी वो भी होना चाहिए 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर राशि के बारे में जानकारी लें। वैसे तो हमने पिछले बहुत पहले ही मैंने इसके लिए एक वीडियो छोड़ा हुआ है बच्चों। चैप्टर 2 की जब हम जानकारी दे रहे थे उसी समय चर के बारे में हमने आपको बहुत सारे अच्छे से जानकारी दिया था बच्चों। फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार इसका फिर से पुनर्अभ्यास कर लिया जाए। तो चर किसको कहते हैं पहले जानिए बच्चों। तो आप जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं जिसका मान बदलता हो वह सभी राशियों को हम लोग कहते हैं चर राशि। तो क्या क्या बदलता है आप जानते हैं बच्चों, जैसे कि टेम्परेचर है बदलता है, उसी प्रकार आप मान लीजिए किसी का उम्र है तो वो बदलता है, तो उम्र है आपका चर राशि है, तापमान आपका चर राशि है। तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेटिकल में जो भी लेटर है उसी को हम लोग चर राशि के रूप में अंकित करते हैं, यानी एक्स वाई जेड ए एल एम, इन सबको हम लोग जो बच्चों चर राशि के रूप में देखते हैं। और अचर राशि किसको बोलते हैं? तो आज तक हम लोग जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या कहिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, जितनी भी संख्याएं हैं सबके सब बच्चे आपका होता है अचर राशि, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, तो चर और अचर समझते हैं आप लोग। फिर चैप्टर 2 जब हम जानकारी दे रहे थे बच्चों, उसी समय एक शब्द बीजी व्यंजक भी हमने आपको बताया था। तो बीजी व्यंजक किसको बोलते हैं? तो चर और अचर के बीच में अगर प्लस माइनस यानी जोड़ घटा गुना भागा का ऑपरेशन किया हुआ रहता है तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बीजी व्यंजक। तो देखिए आप x प्लस वाई प्लस 4 प्लस जेड, इसको बीजी व्यंजक बोल सकते हो बच्चों। तो चलिए हमको संक्षेप में देना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है बच्चों, तो ज़्यादा हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, संक्षेप में ही जाएंगे बच्चों। तो पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे बहुपद का डिफिनेशन। तो बहुपद का डिफिनेशन था कि चर एवं अचर पदों से मिलकर बने बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण हो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो इस चैप्टर में भी एक चीज है समीकरण। तो समीकरण जानिए कि बहुपद का मान अगर आप शून्य कर दीजिएगा, यानी बहुपद के आगे 0 लगा दीजिएगा, यानी बहुपद बराबर शून्य कर दीजिएगा, तो वही बहुपद शब्द बन जाता है समीकरण। जैसे कि देखिए आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c, यह एक बहुपद का रूप होता है बच्चों। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो ये बन जाता है समीकरण। तो नाम था द्विघात बहुपद, तो अब इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। अभी हम लोग द्विघात के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो रैखिक समीकरण अगर है तो रैखिक बहुपद भी होगा बच्चों। ठीक है, देखिए ax प्लस b ये आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसमें चर है आपका x और a b को अचर माना जाता है, मतलब a b का मान कुछ भी डाल सकते हो आप, 2 3 4 5, जैसे 2x प्लस 5, यह एक बहुपद है। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। क्यों? चर का घात 1 है बच्चों। तो क्या 2x प्लस 5y प्लस 6 क्या यह बहुपद नहीं है बच्चों?
तो यह भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी चर है और चर का घात पूर्ण है। दो ठो चर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दो चर वाले बहुपद। अब बहुपद का घात अगर हम लोग जानते हैं तो बहुपद नहीं बोल के इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बच्चों, रैखिक बहुपद। तो समझ रहे हैं कि यह एक रैखिक बहुपद है। अगर हम इसके आगे शून्य लगा दें, इसके आगे शून्य लगा दें तो यही बन जाता है आपका रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो आप रैखिक समीकरण समझ गए होंगे, संक्षेप में बता रहा हूं बच्चों। अब देखिए x के आगे कुछ है, फिर y के भी आगे कुछ है गुना, और ये इसमें x y कुछ है ही नहीं, तो इसके जगह इसको हम लोग a, इसको b या इसको c मान सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रैखिक बहुपद ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। अगर हम इसके आगे यानी इतना बराबर 0 कर दें तो यही आपका बन गया रैखिक समीकरण बच्चों। तो हमें केवल इसी के बारे में, इसी पर फोकस करना है। तो सबको मिटाते हैं बच्चों, जो भी था राम कहानी इन सब का यूज नहीं है, अब हमें केवल और केवल इसी का यूज करना है। तो ये देखिए ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप कॉपी कलम साथ में रखिए बच्चों और किताब भी रखिए, कुछ कुछ चीजों को नोट करते चले जाइए। ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए, चर किसको बोलते हैं सीख लिए, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं सीख लिए, चर की संख्या 2 वो भी सीख लिए। देखिए एक x और एक y दो चर है, इसलिए इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब युग्म के बारे में समझेंगे बच्चों। तो किसी भी कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं उसका एक पैटर्न अगर हम लोग बना लें, उस पैटर्न में अगर हम वन दे दें हर जगह वेरिएबल पर, तो उसको कहा जाता है पहला, और सब जगह दो डाल दिया जाए वेरिएबल की जगह पर, वेरिएबल मतलब होता है चर, तो उसको बोला जाता है दूसरा। तो पहला और दूसरा दो राशि अगर साथ साथ में रहे, यानी दो समीकरण अगर साथ साथ में रहे, दो व्यक्ति अगर साथ साथ में रहे, तो हम लोग उसको कहते हैं युग्म यानी जोड़ा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में वेरिएबल दोनों का बदल दें, कांस्टेंट, वेरिएबल के आगे जो गुना में रहता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो पहला में दे दें a1x, पहला में x के गुणांक को a1 दे दें, और दूसरा में y के गुणांक को दे दें हम लोग b1, और जिसमें x y नहीं है उसको दे दें c1। तो यह भी एक समीकरण है, क्योंकि अभी भी a b c कांस्टेंट ही है। फिर हम इसी से एक दूसरा समीकरण तैयार करते हैं बच्चों, x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2, और जिसमें x नहीं है उसको c2, और इस तरह से हमारे पास दो समीकरण वो भी रैखिक फॉर्म में मिल गया। इसी को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम समझ सकते हैं कि आपको रैखिक समीकरण भी समझ में आ गया है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी समझ में आ गया है। अब हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, मतलब इस चैप्टर से हमें क्या क्वेश्चन आएगा और क्या हमको किस तरह से आंसर देना है बच्चों। तो समझिए आप पहले कि इस चैप्टर में कुल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, और दोनों ही 3 अंक स्तरीय होते हैं, 3-3 अंक के होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी कि 2 प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों। उसमें से एक रहता है बीजगणितीय रूप में, यानी बीजगणितीय रूप से उसको हल करना होता है, और एक रहता है ज्यामितीय रूप से हल करना। वो दोनों में ही इक्वेशन यही रहता है, 2 रैखिक समीकरण रहेगा, इसको कहेगा एक में बीजगणितीय रूप से हल करें और दूसरा कहेगा ज्यामितीय रूप से हल करें। तो देखिए अब आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन छपा हुआ है इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, पर फिर भी मैं हम इसको बताना हम इसलिए रहे हैं क्योंकि इसी का आगे है, इसी को आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। आप अगर नहीं लिखे थे तो पीछे कीजिए वीडियो को और इसको कॉपी कर लीजिए जो भी हमने लिखा था। और अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने बहुपद को समझाया है तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा बच्चों, उस पर आप क्लिक करके
मैथ का सारा वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हो बच्चों। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, एक बात मैं और बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि जो भी अभी हम लिखे थे a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हर क्वेश्चन में इसी तरह का दो इक्वेशन आपको लाना है बच्चों। पढ़ते या तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको, या नहीं तो स्टेटमेंट रहेगा जिस तरह की बोर्ड में है लिखा हुआ है। बस ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह का एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों। या हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन इसी तरह का रहे, केवल और केवल यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप दें। यहां पर हमने हल के बारे में नहीं लिखा है, हमने ये नहीं लिखा है कि इसको हल करें, सिर्फ लिखा है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप दे, क्योंकि आपका एक्सरसाइज 3.1 का सवाल है ये बच्चों। चलिए यहां पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर ये 2 है और एक्सरसाइज 3.1 से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उस 3.1 एक्सरसाइज देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने सिखा देना। तो हम भी आपको अभी इक्वेशन बनाना सिखा देंगे कि अगर स्टेटमेंट आपके पास है तो उससे आप इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, वो भी एक नहीं दो। तो देखिए इसमें इसका जो भौतिक राशि है वो क्या क्या, यानी कि दो ऑब्जेक्ट इसमें होंगे, क्या क्या है देखते हैं हम लोग। दो ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे कि किताब और कलम, अगर किताब से संबंधित प्रश्न है तो किताब के साथ कॉपी होगा या किताब के साथ कलम होगा। आम रहेगा तो उसके साथ केला होगा, अमरूद रहेगा उसके साथ दूसरा कोई फल होगा, और भी ऐसे बहुत होता है। बैल है तो उसके साथ गाय होगा, लड़का है तो उसके साथ लड़की होगी, राम है तो उसके साथ श्याम होगा। हर एक प्रश्न में इसी तरह के दो शब्द आपको मिलेंगे, यानी दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपको अपने से मान लेना है। उसके बाद स्टेटमेंट में ही उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ मिल जाएगा बच्चों। उस रिलेशन का इस्तेमाल करके आप इक्वेशन तैयार कर सकते हो। देखिए कह क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदे। देखिए बैट और बॉल का गप कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आपको मिल गया, बैट और बॉल। अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे इससे सवाल, यही स्टेटमेंट हूबहू दे देंगे बच्चों। और यहां पर देखिए लिखेगा इस स्थिति को बीजगणितीय विधि द्वारा हल करें, या इस स्थिति को इसको नहीं दे करके लिखेगा ज्यामितीय विधि द्वारा हल करें। रूप नहीं देगा, 3 अंक रहेगा इसमें और कहेगा हल करें बच्चों। तो हम लोग पहले रूप देना सीखेंगे, क्योंकि हल करने वाला भी प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं रूप देना है, उसके बाद ही उसको आप हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बैट और बॉल है, हम किसी एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे बच्चों। फिर देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा कि 3900 रुपये में 3 बैट और 6 बॉल। बाद में फिर उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी 1 बैट और 1 बॉल कितना में खरीदा, 1300 रुपया में। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप दें। तो बीजगणितीय रूप देने का मतलब हो गया उसको समीकरण दीजिए, और ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया ग्राफ दीजिए। तो भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चलिए हम किसी एक को x मानते हैं। माना कि एक बल्ले का दाम, आप जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे किताब कलम रहे चाहे गाय बैल रहे, उसमें आप एक का नाम रख लीजिएगा। अंगूर और सेब रहे, चाहे राम और श्याम रहे, जब भी रहेगा आप राम और श्याम रहेगा तो जरूर उम्र की बात करेगा बच्चों। तो राम का वर्तमान उम्र, श्याम का वर्तमान उम्र, 3 साल पहले इतना था, 3 साल बाद इतना है, तो राम और श्याम का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो आप वर्तमान ही मानिएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह देखिए माना कि एक बल्ले का दाम x रुपया है, तथा एक गेंद का दाम y रुपया है। देखिए इसी रूप में आपको तैयार करना है। अब एक बल्ले का दाम x रुपया है, तो कोच ने 3900 टका में क्या ठो बैट खरीदा है। देखिए बच्चों
3 बल्ला, एक बल्ले को अगर 3 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का दाम x, एक गेंद का दाम y, तब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, तब प्रश्नानुसार अगर एक बल्ला x रुपया में खरीदा है, मान लीजिए एक पेन आप 5 रुपया में खरीदते हो, तो 3 पेन कितने में खरीदोगे बच्चों? तो 3 गुने 5 यानी 15 रुपया में। तो उसी तरह एक बैट अगर x रुपया में खरीदा है तो 3 बैट वो खरीदेगा 3x रुपया में। एक गेंद अगर y रुपया में खरीदा है तो 6 गेंद कितना में खरीदेगा बच्चों? 6y रुपया में। और दोनों मिला के दाम लिखा हुआ है 3900, तो दोनों को जोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम बच्चों 3900। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से दोनों तरफ कट जा रहा है बच्चों, तो आप काट के इसको छोटा रूप दे लीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 13 तिया 39 होता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसा और लिखेंगे तभी सही है, आप यहाँ भी इक्वेशन 1 इसको लिख सकते थे, इसकी आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग करते क्या है कि अगर ऐसा आता है तो काट लेते हैं। चलिए आपको कंफ्यूज ना होने दें, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसी को इक्वेशन 1 रहने देते हैं। आप सुन लिए हैं, आप घर में ये सब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हर हाल में आंसर किया आएगा। अब देखिए फिर कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दोबारा क्रिकेट कोच ने दोबारा बैट और बॉल खरीद रहा है, तो पुनः प्रश्नानुसार अब की बार देखिए कैठो बल्ला और कैठो गेंद खरीदा जा रहा है बच्चों, तो उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 में खरीदा। एक बल्ला खरीदा है तो x रुपया, 3 गेंद खरीदा है तो 3y, तो x + 3y इक्वल टू आप देख सकते हैं बच्चों 1300 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरह का तो नहीं आया, इधर है a1x + b1y + c1 = 0, इसमें बराबर के बाद उधर 0 है आपका, तो बराबर के बाद 3900 है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं बच्चों। आप 3900 को इधर ला सकते हैं और 1300 को भी इधर आप ला सकते हैं। देखिए हम इसको ले आते हैं, ऐसे उतारना नहीं है आपको। तो क्या यह ax + by + c = आप -3900 को आप c समझ लो बच्चों, तो क्या इस फॉर्म में नहीं है? ये बिल्कुल है। चलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, फिर इसको भी 1300 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ देखिए 1 गुने x ax + by = इधर ले आएंगे तो -1300 बराबर 0। तो बोलिए बच्चों इसी रूप का ये दोनों भी है कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे बच्चों इसी तरह का है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यह हो गया, यानी इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसी का अगर हमको देना हो ज्यामितीय रूप, तो ज्यामितीय रूप में 3 अंक आते हैं और इसके लिए ग्राफ बनाया जाता है। बच्चों वीडियो लंबा होगा, हम इसका ग्राफ शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहां लिखते हैं ज्यामितीय निरूपण के लिए, ज्यामितीय निरूपण के लिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका ग्राफ आपको किस तरह से बनाना है वो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको संक्षेप में दिखा देते हैं। संक्षेप में इसका ग्राफ देखिए 3900 को यहाँ ले आइए, 3x बट्टे, इसको उतारिएगा नहीं, 3x बट्टे 3900 + 6y बट्टे 3900 बराबर 1। तो 3 से देखिए कितना बार में कट रहा है बच्चों? 1300 में। ये कितना बार में कट रहा है देखिए तो 6 36, 3 300, 6 पंचे 30, 650। तो आप देख सकते हैं x बट्टे 1300 है ये, और ये है y बट्टे 650 बराबर 1। तो आप आराम से इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, 100 1350 नहीं, चलिए तो 1350 बहुत ज़्यादा है, माइनस में नहीं है, थोड़ा इधर ही लेके काम निकाल लेते हैं बच्चों। एक 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0, ये हो गया, इसको 100 मान रहे हैं हम, 200 छोटा छोटा लिख रहे हैं बच्चों, आप इसको सुन के याद रखें, 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। अब देखिए 1350, सॉरी 1300 है ना, 1300 कहाँ पर है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस को काटेगा 1300 पर, और वाई एक्सिस, वाई के नीचे कितना है बच्चों 650, वाई एक्सिस को काटेगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650 यहाँ पे होगा बच्चों। तो यहाँ पर काटेगा इस तरह से। ये जो लाइन है इक्वेशन 1, इसका ग्राफ आप इतनी आराम से बना सकते हैं। यही है इसका ग्राफ। हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि यही ग्राफ आता है। फिर इक्वेशन 2 का ग्राफ देखिए, मन में ही हम बना लेते हैं। 1300 इस दोनों नीचे डाल देंगे, यानी यहाँ एक बनाना है, एक, यानी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है बच्चों इसको। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म माना जाता है। और x के नीचे जो रहता है वो x एक्सिस को उतना ही बिंदु पर काटता है, और y के नीचे जो रहता है y एक्सिस को उतना ही बिंदु पर वो लाइन प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को देखते हुए ही उसको डायरेक्ट ग्राफ खींच सकते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है, वो भी सारणी बना के। सारणी बनाइएगा, सारणी से बिंदु प्राप्त करिएगा, और फिर बिंदु को ग्राफ पेपर पर रखिएगा, फिर उसको स्केल से मिलाइएगा, तब जाकर के आपका 3 अंक के लिए वो तैयार हो जाएगा। फिलहाल आप इसको सिर्फ समझिए कि ऐसा ग्राफ बनता है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन का ग्राफ दिखाएंगे। अब देखिए इसका ग्राफ 1300 यहाँ आएगा, तो x के आगे कुछ गुना है नहीं, तो x बटे 1300 हो जाएगा। y बटे 3y बटे 1300, 3 से 1300 कितना बार में कटेगा बच्चों, आप देख सकते हैं। 1300 3 से कितने बार में कटेगा, 3 चौका 12, 1 10 3 तिया 9, 1 10 3 तिया 9, 433.3। तो ये y एक्सिस को काटेगा 433.3 पर, और x एक्सिस को काटेगा कहाँ पर बच्चों, तो देख सकते हैं 1300 पर, यानी यहीं पर। दूसरा इक्वेशन का भी एक बिंदु यही होगा, और दूसरा बिंदु हो जाएगा y एक्सिस पर आपका 433, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आप समझ सकते हैं, ऐसा बनेगा। जो बच्चे ग्राफ बनाए होंगे पहले से ही, क्योंकि इसके लिए हमने पहले भी वीडियो दिया हुआ है बच्चों चैप्टर 3 का, परंतु वीडियो का क्वालिटी नहीं ठीक था। मैंने देखा साउंड भी क्लियर नहीं था बच्चों, और लाइट भी ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर जो बच्चे वीडियो को अच्छा से देखे होंगे उन सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और उनके लिए ये चीज़ नया होगा कि सर बिना टेबल बनाए हुए डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप, ये हो गया आपका ज्यामितीय रूप। पर इससे सवाल नहीं आएंगे, आपको हल करने से आएंगे। यानी बीजगणितीय अगर पूछेगा तो ज्यामिति नहीं पूछेगा, ज्यामिति पूछेगा तो बीजगणितीय नहीं पूछेगा। यानी हालांकि पूछता दोनों है, और दोनों अलग अलग पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।